हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्लीट कैश फ्लो। अभी तक हम देखते थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से कैसे कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। अब हम देखेंगे कि टोटल कैश फ्लो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये अभी जैसे हम ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग देखते थे, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग देखते थे, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग देखते थे, अभी क्या देखना है, अभी ऑपरेटिंग, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, और तीनों का हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो जो आंसर आपका आता है दैट इज टोटल कैश फ्लो। आई बात समझ में। तो बेहद आसान है, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको दिखा देता हूं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो चलना है, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। जब हम जो देखेंगे, पहला देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आता है, ये मैं आपको बता दूं। एग्जाम के अंदर इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि हर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर दिया रहता है। कैसे दिया रहेगा मैं आपको बता रहा हूं। देखो, यहां पे आपको ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000, साल के शुरुआत में था। फिर लिखा है साल के अंत में कितना था, 1,70,000। पहले एक 50 था, फिर एक 70 हो गया, तो 20,000 रुपए हमारे पास आया है। तो हमारा कैश फ्लो कितना है, 20,000। तो आंसर तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है। तो इसीलिए आप जब कैश फ्लो का सोल्यूशन करेंगे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आई बात। तो इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपको डाउट कहीं भी नहीं होगा कि यार ये मेरा आंसर गलत है या सही है। नहीं, वो आप तुरंत चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग और कैश क्लोजिंग का अभी फिलहाल कोई रूल नहीं है। यहाँ पे आइए, डिक्रीज इन स्टॉक। तो स्टॉक, स्टॉक किधर आता है याद है आपको, स्टॉक आता है O3 में। सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ज्यादा है तो एक बार फटाफट पूरा का पूरा आप रिवाइज कर लो कि ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है। अपने आप से पूछिए, आंसर मिलना चाहिए, है ना। कि O1, O1 में क्या आता है, O1 में आता है RDTE। फिर उसके बाद O2 में क्या आता है ना। तो O2 में आता है आपका डेल और ड्रिप, है ना। फिर O3 में क्या आता है। तो ये सारे जवाब आपको अपने आप से मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये स्टॉक जो है वो किधर आता है, स्टॉक आता है O3 में। तो O3 अगर आपको याद हो तो क्या होता है, डेल और आई डी, सॉरी, IADL, ये आपका प्लस होता है और ये आपका माइनस होता है, राइट। ये क्या है, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो ये क्या होता है, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक। तो ये क्या होगा, डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हमारा प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिया है कि इतना हमारा स्टॉक क्या है, डिक्रीज हुआ है 80,000 से। आपको करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे क्या रहता है, पिछले साल करंट ईयर का फिगर दिया रहता है और हम माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी को भी हम क्या करते हैं, देख सकते हैं आप, प्लस करते हैं, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, इतने के एसेट्स हमने बेचे हैं। तो ये एक मिनट, ये पहले मैं लिख लेता हूँ, ये O3 है, ये भी O3 है। फिक्स एसेट बेचे हैं तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और ये पैसा आपके पास आएगा, तो मैं प्लस कर दे रहा हूँ। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग, है ना। रीपे कर रहे हैं मतलब पैसे जा रहे हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये आपका O1, है ना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया ही हुआ है। वैसे क्या रहता है, सरप्लस माइनस करते हैं, तो करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये O1, O3, IF, और सिंपल है, ज्यादा ट्रांजेक्शन है ही नहीं। तो क्या करना है,
तो हम एक काम करते हैं, फॉर्मेट एक बना लेते हैं। ये फॉर्मेट है, ठीक है। पहले मैंने लिख दिया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्वेश्चन छोटा है तो मैंने फॉर्मेट भी छोटा बनाया है। अगर क्वेश्चन बड़ा होता तो हम फॉर्मेट भी बड़ा बनाते, यहाँ पे सारी चीजें लिखते, ऑपरेटिंग में O1 O2 O3 क्या क्या होता है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, वो सारा लिखते। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग लिखते, कैश फ्लो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग लिखते। इस तरीके से हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। मगर यहाँ पे अभी क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है तो मैंने फॉर्मेट भी छोटा ही बनाया है। तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले O1 में 20,000, ये मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हो गया आपका 20,000। फिर उसके बाद सीधे आ जाते हैं O3 में। तो O3 में ये प्लस हो रहा है 80 and 120, ठीक है, एड, ठीक है। सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूँ अभी, चेंज इन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो 80, चलो पूरा ही लिख देते हैं यहाँ पे, डिक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन बीपी। डिक्रीज इन स्टॉक कितना था, 80,000 है ना, 80,000। और ये है इंक्रीज इन बिल्स पेबल 1,20,000, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 लाख। तो 2 लाख हो गया आपका कुल मिला के ये, और ये हो गया आपका 2,20,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,20,000, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग में आपका इनफ्लो हो रहा है 3 लाख रुपए का, ठीक है। एड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। कितना है बताइए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, 3 लाख। तो इसमें और कुछ है नहीं इन्वेस्टिंग में, ठीक है। और फिर है आपका फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में आपका आउटफ्लो हो रहा है, तो ये लेस रीपेमेंट ऑफ लोन कितना है, 5 लाख एंड 5 लाख, ये लीजिए 5 लाख, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, इसे आप ए मान लीजिए, इसे आप बी मान लीजिए, इसे आप सी मान लीजिए, ठीक है। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है 220 प्लस 3 लाख कितना हो गया, 520 माइनस 5, तो ये हो जाता है आपका 20,000। यहाँ पे अब देखिए आप, ये आपका आंसर जो आया था, यहीं पे हमने देखा था कि हमारे पास 150 था साल के शुरू में, और साल के एंड में कितना हो गया 170, मतलब कितना कैश आया 20,000, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपको बताना है। ये तो आपने लिख दिया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 20,000। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना था, बिगिनिंग ऑफ ईयर में था 1,50,000, ठीक है। तो साल के शुरुआत में 150 था, 20 आया, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 170, जो कि आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ये दोनों आपको दिए रहते हैं, है ना। क्या है यहाँ पे देख लो, नेट इंक्रीज ये आपका हो गया 20, फिर इसमें ऐड किया, बिगिनिंग में कितना था इज इक्वल टू ये आपका एट द एंड ऑफ ईयर कितना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन करें, फिर उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलो ये देखो, ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये हमेशा अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन
है इसमें ये कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के बाद नोट टू अकाउंट्स है, नोट टू अकाउंट्स के बाद आपको दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो हम हमेशा क्या करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से शुरू करेंगे, फिर नोट टू अकाउंट्स पे आएंगे और फिर हम बैलेंस शीट पे आएंगे। ठीक है, चलो। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ड्यूरिंग द ईयर 52,000 वर पेड एज इंटरिम डिविडेंड। तो बेटा अब आपको अपना दिमाग लगाना है और अपने आप से पूछना है कि ये जो इंटरिम डिविडेंड है वो किधर किधर आता है। थोड़ा दिमाग लगाइए। सबसे पहले आता है ये O1 में। O1 में आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसमें रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये चीज याद है आपको? तो उसी प्रकार से इंटरिम डिविडेंड भी हम क्या करेंगे, O1 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये मैं O1 लिख रहा हूं और इसको मैं प्लस भी डाल दे रहा हूं। ठीक है, और ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी है, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी है। तो ये आपका फाइनेंसिंग में से कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे फाइनेंसिंग भी लिखूंगा और ये आउटफ्लो हो रहा है तो मैं माइनस साइन भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो दो जगह ये अपेयर होने वाला है। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं हम नोट टू अकाउंट्स पे। तो नोट टू अकाउंट्स में ये लैंड है और यहाँ पे ये प्रीवियस क्या है और करंट क्या है ये नहीं मालूम है। ये देखो, ये प्रीवियस है, ये करंट है। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस है, ये आपका करंट है। तो पिछले साल हमारे पास जमीन थी 40,000 की, 40,000 की, वो बढ़ के हो गई है 60,000। मतलब 20,000 हमारी जो जमीन है बढ़ी है। बढ़ी कैसे है, हमने खरीदी होगी। तो 20,000 रुपए हमने जमीन में खर्च किए हैं, मतलब हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है। तो 20,000 का ये लो, ये आउटफ्लो। कौन सी एक्टिविटी है बता सकते हैं? ये है इन्वेस्टिंग। कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। बिल्डिंग, बिल्डिंग पिछले साल 1 लाख की थी, अभी बढ़ के 1,10,000 की हो गई है, मतलब यहाँ पे हमने बिल्डिंग खरीदी है। अगर यहाँ पे कम हुई होती तो हम क्या मानते हैं कि ये डेप्रिसिएशन हुआ है, ये माना जाता है ना। हाँ, जमीन में ये नहीं माना जाता है। जमीन यदि कम हुई है तो वहां पे माना जाता है कि वो बेची गई है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, बिल्डिंग खरीदी है तो आउटफ्लो हुआ है 10,000 का। ये भी आपकी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्लियर है, चलो। अब आते हैं मशीनरी, और मशीनरी के नीचे है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आपको याद होगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के केस में हम हर साल डेप्रिसिएशन नहीं घटाते हैं, हम केवल और केवल एट द टाइम ऑफ सेल घटाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये 2,14,000 जो दिख रहा है पिछले साल का मशीनरी का बैलेंस है ना, और ये जो 2,44,000 दिख रहा है ये बैलेंस आपका, ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितने से, 30,000 से। तो ये 30,000 से बढ़ रहा है, मतलब हमने मशीनरी और खरीदी होगी। डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे नहीं घटा रहे हैं। और देखिए, यदि यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दी होती मशीनरी के बारे में कि कुछ खरीदा है या कुछ बेचा है, तो हम क्या करते, मशीनरी अकाउंट बना लेते। मगर यहाँ पे आपको मशीनरी अकाउंट बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इट इज वेरी वेरी सिंपल कि पिछले साल 2,14,000 की हमारी मशीनरी थी, वो इस साल बढ़ के 244 की हो गई है, मतलब 30,000 से मशीनरी हमारी बढ़ गई है। तो 30,000 से बढ़ गई है, मतलब ये हो गया है हमारा कैश आउटफ्लो। आई बात समझ में, क्लियर है? तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब नजर डालते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। तो पिछले साल हमारा टोटल डेप्रिसिएशन था 54,000, इस साल बढ़ गया है 72,000। ठीक है, मतलब हमने और डेप्रिसिएशन किया होगा। कितना? तो ये हो जाता है डिफरेंस आपका 18,000। तो 18,000 का हमारा डेप्रिसिएशन इस साल हुआ है। समझ में आई बात? अगर आपको बेचने के बारे में कोई जानकारी दी होती तो हम फिर अकाउंट बनाते, फिर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बनाते, मशीनरी का भी बनाते। अभी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि मशीनरी पहले 214 की थी, अभी 244 की हो गई है, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं घटाया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड में हम हर साल डेप्रिसिएशन नहीं घटाते हैं, केवल एट द टाइम ऑफ सेल ही घटाते हैं। ठीक है, तो ये अब मेरे को बताओ कि ये जो इस साल का डेप्रिसिएशन है 18,000, ये किधर आएगा? ये आएगा आपका O2 में। O2 में क्या करना है? इसको प्लस करना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मार्किंग हो गई ना, फिर फटाफट हो जाता है। अभी देखो टाइम इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो फटाफट करते जाते हैं मार्किंग। 3-4 मिनट में पूरी मार्किंग, 3-4 मिनट ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 मिनट में पूरी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद केवल और केवल फॉर्मेट में डालना है आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम नोट टू अकाउंट्स में, कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये बोरोइंग्स पिछले साल 0 थी, इस साल 40,000 हो गई है। मतलब ये बोरोइंग्स मतलब कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। पैसे आए हैं कि गए हैं? बिल्कुल आए हैं। कितने आए हैं? 40,000। ठीक है, यहाँ पे पिछले साल लोन फ्रॉम बैंक था 60, अभी हो गया 50, मतलब 10,000 दे दिया। तो क्या हुआ है? आउटफ्लो 10,000 का। चलो ये भी हो गया। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल में कुछ नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस वो 1 में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे नोट नंबर डाला हुआ है, मतलब ये इसका डिस्कशन हो चुका है, तो इसको बस आप टिक कर दो, इसका हो गया है डिस्कशन। ट्रेड पेबल्स, हाँ ट्रेड पेबल्स ये आएगा O3 में, याद है? तो ये O3 में, अभी ध्यान करो आपको ये याद होना चाहिए। क्या बोलता हूं मैं? डेल, है ना, और IADL, इसको हम करते हैं प्लस, इसको हम करते हैं माइनस। तो यहाँ पे ट्रेड पेबल्स पिछले साल 72 था, बढ़ के 82 हो गया है, मतलब 10,000 से हमारी ये लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको क्या करते हैं बोलो? प्लस करते हैं। ठीक है, प्लस कितना करेंगे? 10,000 O3। अब आ जाइए फिक्स एसेट, इसका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, नोट नंबर लिखा हुआ है, तो इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। अब आ जाओ इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री भी आपका O3 में है। पिछले साल 50 था, इस साल 44 है, डिक्रीज इन एसेट है। डिक्रीज इन एसेट मतलब 6,000 का डिक्रीज इन एसेट क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 6,800 से इंक्रीज, इंक्रीज इन एसेट को माइनस करते हैं, तो O3 माइनस 6,800। कैश इक्विवेलेंट का कुछ नहीं करते हैं, ये आपको मदद करेगा ये डिटरमाइन करने में कि हमारा कैश फ्लो कितना रहेगा। पिछले साल हमारा कैश था हमारे पास 8,000, वो घट के 7,200 हो गया है, मतलब 800 रुपए का कैश आउटफ्लो होना चाहिए। दैट शुड बी योर आंसर, है ना? ये आंसर आपको पता चल गया। मार्किंग पूरी हो चुकी है, परफेक्ट है। बस हमको अब क्या करना है? केवल और केवल फॉर्मेट में लिखना है इसको और टोटल करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। आमतौर पे ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, इसको आप वर्किंग नोट में किया करो, इसको यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं कर दूंगा यहाँ पे, अभी क्योंकि ज्यादा ट्रांजेक्शन है नहीं, मगर ये क्या होता है कि वर्किंग नोट में कर दिया जाता है नीचे, और उसमें से जितना टोटल आ गया वो हमने यहाँ पे लिख दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, चल तो अभी हम यहीं पे करेंगे हालांकि। तो रिजर्व एंड सरप्लस आप सबसे पहले देखो, ओवन, ओवन में और क्या क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है ओवन में? ओवन में दो चीजें दिख रही हैं, एक मेरे को इंटरम डिविडेंड दिख रहा है, और दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, ठीक है, इक्वल टू 98,000 माइनस 96,000। ठीक है, ये हो गया आपका 2,000, और फिर ऐड कर दो आप उसमें इंटरिम डिविडेंड 52,000, तो ये आपका टोटल हो जाता है 54,000।
ठीक है, बराबर है नहीं, 52। हाँ, फिर आ जाते हैं O2। O2 में मेरे को केवल और केवल डेप्रिसिएशन दिख रहा है, O2 में आपको और कुछ भी नहीं दिखेगा। O3 में 3 है और O2 में आपका एक ही है डेप्रिसिएशन, वो है 18,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एड डेप्रिसिएशन, कितना है 18,000। तो अब टोटल हो जाएगा ये कितना आपका 72,000, 54 एंड 18, 72,000। उसके बाद आता है चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स है 10,000, एड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 10,000। फिर उसके बाद है डिक्रीज इन इन्वेंट्री 6,000, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 6,000। ठीक है, फिर आइए इंक्रीज इन, नहीं, हाँ, इंक्रीज इन आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये लेस करना है अपन को, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना था 6,800, 6,800। तो ये कितना हो जाएगा 9200 हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, 9200। तो ये 9200 आपका चेंज इन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो 72,000 प्लस 9200, ये आ जाता है 81,200। यहाँ पे आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 81,200। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको देखो, ऑपरेटिंग हो गया, अभी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग फाइंड करना है। ठीक है, तो सीधे हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दिख रहा है। तो ये फाइनेंसिंग के दो ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे दिख रहा है 3, और इन्वेस्टिंग के भी आपको दिख रहे हैं 3। तो 3 फाइनेंसिंग है, 3 इन्वेस्टिंग है। और ये जो इन्वेस्टिंग दिख रहे हैं तीनों के तीनों क्या हैं, आउटफ्लो हैं। क्या है, पहला है परचेज ऑफ लैंड, दूसरा है परचेज ऑफ बिल्डिंग, और तीसरा है परचेज ऑफ मशीनरी। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में यहाँ पे हमको लेस करना है। ठीक है, तो परचेज ऑफ लैंड, ठीक है, दूसरा परचेज ऑफ बिल्डिंग, और तीसरा है परचेज ऑफ मशीनरी। कितना है परचेज ऑफ लैंड में आपका आउटफ्लो हुआ, एक बार देख लेते हैं, 20, 10 एंड 30, 20, 10 एंड 30। तो ये 20, ये 10, और ये हो गया 30। ठीक है, ये सारा का सारा आपका आउटफ्लो है, और कुछ नहीं है। तो ये 60,000 का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। अब आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे भी आपके 3 ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। एक आपने लोन लिया है जेड लिमिटेड से, पैसे आ रहे हैं, ये लोन आपने चुकाया है, और ये आपने डिविडेंड दिया है। ठीक है ना, तीनों ध्यान है आपको। तो सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ पे, हाँ, सबसे पहला लिख लेते हैं लोन फ्रॉम, क्या नाम था, जेड लिमिटेड था शायद, तो देख लेते हैं। ये जेड लिमिटेड से लोन लिया हुआ है 40,000 का, 40,000। ठीक है, और फिर है ये आपका ऐड करना है। ठीक है, फिर लेस करना है लोन पेड टू बैंक, है ना, रीपेड टू बैंक कितना है 10,000, ये आपका गया। फिर आते हैं और लेस, लेस में है इंटरिम डिविडेंड पेड,
कितना है इंटरम डिविडेंड 52,000, ठीक है। तो ये 62 माइनस 40 कितना हो गया 22,000, ये आपका नेगेटिव, ठीक है। अब ये आपका फाइनेंसिंग, इसको सी बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, और ये आपका ऑपरेटिंग है ए। ऑपरेटिंग आ रहा है आपका 81,200, ये आ रहा है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका 81,200, ठीक है। ये नेगेटिव है तो माइनस 60,000, और ये भी नेगेटिव है तो माइनस 22,000। तो 82 माइनस 81,200 नेगेटिव 800 आ रहा है, नेगेटिव 800, ठीक है। और फिर उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो वो हम देख सकते हैं बिगिनिंग में था कितना, ये बिगिनिंग में था 8,000 और एंड में है 7,200। बिगिनिंग में 8,000 था, ठीक है। तो 8 माइनस 800 प्लस 8,000 कितना हो गया 7,200। हरी बात समझ में, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले प्रॉपर मार्किंग कर लीजिए, फिर उसके बाद केवल और केवल फॉर्मेट में हमको वैल्यूज पुट करनी है और टोटल करना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो थोड़ा सा समय दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन 2 बार कम से कम खुद से जरूर ट्राई करें। हम फिर मिलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।